जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सीरीज के 4th क्लास के ऊपर। इसके पहले दोस्तों हम 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हम टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम टेस्ट लगाते हैं। हम उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है आपके सामने है, देखिए। पहले हम बात करेंगे प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। उसके बाद अवतल दर्पण के ऊपर बात करेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनका उपयोग और प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। तो ये 5 चैप्टर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एक चैप्टर से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाना है, तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखिए विद्युत बल्ब, ठीक है, उपकरण का नाम है। अब ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। उसके बाद विद्युत हीटर क्या करता है, तो दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद लाउड स्पीकर ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। जैसे अब होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, इनकोड हो जाता है, फिर से ये क्या हो जाता है, ऊर्जा में तब्दील हो जाता है और फिर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता है ना। और लाउड स्पीकर उसी को क्या करता है, उसी विद्युत ऊर्जा जो ट्रांसफ़र होती है उसी को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत मोटर का काम क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे विद्युत मोटर का प्रयोग। उसके बाद डायनमो, अब देखिए ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है, डायनमो ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन यही सब पूछा जाता है, ठीक है। मोमबत्ती क्या करता है, तो दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश के साथ साथ उष्मा ऊर्जा में भी बदलता है ना। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य मोमबत्ती का होता है। बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील पदार्थ हैं लेकिन यहाँ पे मोमबत्ती की खासियत है, ठीक है। माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या करता है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। और माइक्रोफोन जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पहले रूपांतरित करता है और फिर यही विद्युत ऊर्जा क्या होता है, ये लाउड स्पीकर के माध्यम से फिर से ध्वनि ऊर्जा में तब्दील हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद सोलर सेल का क्या काम है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सोलर प्लेट वही है सोलर सेल, आपको पता ही है। विद्युत सेल का क्या प्रयोग है, तो दोस्तों जो हम बैटरी वगैरह में यूज़ करते हैं ना विद्युत सेल, तो उसका काम क्या है, रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सितार, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार जो बजाते हैं ना लोग, सितार, उसी की बात है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा आकार के ऊपर। तो हम अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस सभी के ऊपर बात करने वाले हैं संक्षिप्त में। तो यहाँ पे देखें वस्तु की स्थिति दी हुई है और इधर प्रतिबिंब की प्रकृति दी हुई है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए अनंत पर, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा दोस्तों, उसका प्रतिबिंब फोकस पर और वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये पूछा जाता है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो अवतल दर्पण में उसका, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है, प्रकृति क्या होगा, आकार क्या होगा। तो आपको याद रखना है अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनेगा, वो भी वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में स्थित है तो फिर जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। आपको याद रखना है अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा और वास्तविक बनेगा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, उल्टा तथा वस्तु से छोटा, ये आकार है और उसकी प्रकृति वास्तविक बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति है तो फिर वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, ठीक है। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें
जो वस्तु है वो अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है तो फिर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इन दोनों में यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, और यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच जो छवि है, जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा, वो वास्तविक होगा, और कैसा आकार होगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर फोकस पर ही वस्तु रख दी जाए तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, और वास्तविक होगा, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु को रख दिया जाए तो देखिए ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच में है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा, ये सभी प्रश्न बनते हैं। तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, वो काल्पनिक बनेगा, और उसकी जो आकार होगी वो सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये अभी आप याद रखेंगे, इसको आप एक बारी और देख लीजिएगा तब फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो एक काम कीजिएगा, आप बना के, ठीक है, अवतल दर्पण बना के उसका वक्रता केंद्र बनाकर, ठीक है, उस तरह से आप अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और उसका आकार कैसा होगा, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो वस्तु बहुत छोटा दिखेगा और सीधा दिखेगा, और उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है, अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच में रख दिया जाए वस्तु को तो दोस्तों दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ध्रुव तथा फोकस के बीच, और एक चीज़ और देखें, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर याद रखना। अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच रखें वस्तु को उत्तल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे उत्तल दर्पण ऐसा ही होता है ना, तो अब आप याद रखेंगे। ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा अगर ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु को रख दिया जाए। ठीक है, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो आप हमें बताइएगा, हम बेसिक फिजिक्स भी समझाएंगे अवतल और उत्तल दर्पण। यह तो सिर्फ क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कराना, तो इसलिए टू दी पॉइंट अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं उत्तल लेंस रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे देखें, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब, अगर वस्तु की स्थिति कहाँ पर है और प्रतिबिंब की आकृति और प्रकृति कैसी बनेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है और उत्तल लेंस से देखा जाए, ठीक है, चश्मा लगाते हैं ना उत्तल लेंस का, तो उसमें जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु अनंत पर है तो, और फोकस पर दूसरी ओर बनेगा और फोकस पर बनेगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे इस तरह से है उत्तल लेंस अगर, ठीक है, तो दूसरी ओर बनेगा और फोकस पर बनेगा। उसके बाद जो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, और जो आकार है उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रख दिया जाए वस्तु को तो फिर दोस्तों क्या होगा, लेंस के दूसरी ओर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी वस्तु को रखा जाए और उसे उत्तल लेंस से देखा जाए तो लेंस के दूसरे ओर उसका प्रतिबिंब बनेगा और लेंस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो जो प्रकृति होगी वास्तविक होगी और उसका जो आकार होगा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वक्रता केंद्र पर, अगर ही जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर ही कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका जो प्रतिबिंब और प्रकृति है वो कैसी होगी, तो दोस्तों दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक है, और वास्तविक होगा, और क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा,
तथा बराबर होगा वस्तु के, ठीक है। तो इसमें बस इतना सा डिफरेंस होगा। अगर उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रख दी जाए तो वो उसका जो प्रतिबिंब है वो दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा बराबर बनेगा। उसके बाद अगर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रख दिया जाए वस्तु को तो फिर क्या होगा दोस्तों, लेंस की दूसरी ओर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वो प्रतिबिंब बनेगा और नेचर में उसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, और आकार कैसा होगा, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर फोकस पे वस्तु रख दी जाए तो देखिए अनंत पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर इस तरह से प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना होगा, इसको अभ्यास करना होगा, लिख के इसको बना के फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर फोकस पर ही रख दिया जाए तो दूसरी ओर बनेगा, अनंत पर बनेगा। देखिए जो लेंस है, अगर मान लीजिए ये लेंस है तो लेंस के अगर इस साइड में फोकस पे वस्तु रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब इधर फोकस के दूसरी ओर और कहाँ पे, अनंत पर कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, इधर जैसा है वैसा नहीं, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। उसके बाद फोकस तथा लेंस के बीच में रख दिया जाए तो वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। फोकस तथा लेंस के बीच रखने पर वस्तु की ओर काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया उत्तल लेंस रिलेटेड आपसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो हो गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि थोड़ा सा आपको ना कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर एक बार यहाँ फिगर बना के पढ़ लोगे तो फिर कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख उत्प्रेरक और उनके उपयोग के ऊपर। देखिए अगर हम बात करें लौचूड़ का तो यह एक उत्प्रेरक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में इसका प्रयोग होता है, आप याद रखेंगे। उत्प्रेरक क्या है, लौचूड़, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में इसका प्रयोग होता है। प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग कहाँ पे होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में इसका प्रयोग होता है, किसका, प्लेटिनम चूर्ण का। उसके बाद निकिल का प्रयोग, तो दोस्तों वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का प्रयोग होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, ये क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में प्रयोग किया जाता है, कौन सा, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद गर्म एल्यूमिना का प्रयोग कहाँ पे होता है दोस्तों, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में, ठीक है। तो अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख लें प्रमुख उपकरण और उनके कार्य क्या हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए जो पायरोमीटर है, तो पायरोमीटर क्या करता है, उच्च ताप मापक है, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोफोन का जो कार्य है वो क्या है, तो दोस्तों हाइड्रोफोन क्या करता है, पानी में ध्वनि की माप करता है, ठीक है। उसके बाद टेकोमीटर का प्रयोग क्या है दोस्तों, वायुयान तथा मोटर वोटों की गति का मापन करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, वायुयान तथा मोटर वोटों की ये गति का मापन करता है टेकोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें थर्मोस्टेट, तो दोस्तों ताप नियंत्रित करने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। गायरोस्कोप का प्रयोग किस में होता है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने में प्रयोग होता है गायरोस्कोप का, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें, जो महासागर है ना तो उसमें गायस बने हुए हैं, ठीक है। गायस मतलब एक तरह से ऐसे गोल गोल घूमता हुआ पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर, ठीक है। तो यहाँ पे भी गायरोस्कोप की बात करें तो घूमती हुई एक शब्द यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय और फेफड़े की गति सुनने में, ठीक है। तो ये तो हम देखे हैं, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, है ना। तो स्टेथोस्कोप आपके हृदय पे लगा के डॉक्टर धड़कन चेक करते हैं और भी अंदर घड़घड़ाहट, फड़फड़ाहट चेक करते हैं ना। उसके बाद डायलिसिस का प्रयोग कब होता है, तो दोस्तों ये उपकरण है गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद रेडिएटर का प्रयोग किस में होता है, तो वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। जाइलोफोन का प्रयोग क्या है दोस्तों, जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में कार्य करता है, ठीक है। पिपेट का प्रयोग क्या है, तो ये द्रव की निश्चित मात्रा मापने में प्रयोग किया जाता है। पिपेट आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, है ना। उसके बाद पेसमेकर क्या है, तो दोस्तों पेसमेकर का प्रयोग हृदय स्पंदन में किया जाता है, ठीक है। और क्रोमोमीटर का प्रयोग क्या है, तो जलयानों पर समय का सही पता लगाने के लिए क्रोमोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें अमीटर का प्रयोग पूछा जाता है, तो दोस्तों विद्युत धारा की माप में प्रयोग होता है। ओडोमीटर पूछा जाए तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। और केस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि की माप करता है, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप करता है। उसके बाद स्पिग्मोमैनोमीटर, ये रक्त दाब का मापक है। आपको याद रखना है क्या है? मैनोमीटर, ठीक है, ये रक्त दाब का मापक है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापक है ये। और हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि। टेकोमीटर वायुयान तथा मोटर वोटों की गति का मापन, थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करने में। गायरोस्कोप हमने बात किया घूमती हुई वस्तु की गति मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। डायलिसिस गुर्दा खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में, ठीक है। उसके बाद अल्टीमीटर का प्रयोग दोस्तों किस में होता है? एल्टीट्यूड से ही आप याद रख सकते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई के मापन में। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के मापन में। उसके बाद कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय गति की जांच में। उसके बाद हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने में, ठीक है। मैनोमीटर गैस के दाब को मापने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे गैसों की जो दाब होती है उसकी जो माप होती है उसको हम मैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रेन गेज का प्रयोग किस में होता है? तो दोस्तों रेन गेज का प्रयोग वर्षा के मापन में प्रयोग किया जाता है, रेन गेज, ठीक है, मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद रिक्टर स्केल, ये भूकंप की तीव्रता की माप में प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप में प्रयोग होता है दोस्तों। और फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई का मापन करने में प्रयोग होता है, फैदोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो एनीमोमीटर है दोस्तों, ये हवा की शक्ति तथा हवा की गति के मापन में प्रयोग होता है, एनीमोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर, तो वायुमंडल की आर्द्रता की माप, भूकंप मापी यंत्र, ठीक है। जो सिस्मोग्राफ है ये भूकंप मापी यंत्र है। मैंने आप लोग को समझाया था इसके पहले। एक ग्राफ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट में एक पेन लगा दिया। अब मान लीजिए अर्थ, ये भी अर्थ पे, ये भी अर्थ पे, तो अर्थ जैसे जैसे से करते तो ये पेन इस पे ग्राफ तैयार करता है। इसी को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो अर्थ शेकिंग है उसी को हम भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे हाइग्रोमीटर का प्रयोग और वायुमंडल की आर्द्रता की माप में। सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, उसके माप में। और उसके बाद सेक्सटेंट का प्रयोग किस में होता है? तो आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप में सेक्सटेंट का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें साइट्रोटन, इसका प्रयोग किस में होता है? तो कृत्रिम मौसम के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, साइट्रोटन का। पाइकोमीटर, ये दूर की वस्तु का तापमान मापने के लिए पाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? तो दोस्तों आवर्तित गति कर रही वस्तु की वेग मापने में प्रयोग होता है क्या? स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। डिक्टाफोन क्या होता है? तो दोस्तों बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में इसका प्रयोग होता है, डिक्टाफोन का। इक्यूमुलेटर क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा संग्रह करने में इसका योगदान होता है, क्या? इक्यूमुलेटर। कम्यूटेटर क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा की दिशा बदलने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? विद्युत धारा का दिशा बदलने में, कम्यूटेटर। ओडोमीटर का प्रयोग गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, अभिलिखित करने में, तो उसका प्रयोग होता है ओडोमीटर का, ठीक है। उसके बाद कार्ब्यूरेटर का प्रयोग इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में इसका प्रयोग होता है, क्या? कार्ब्यूरेटर, ठीक है। उसके बाद ग्रेविमीटर का प्रयोग जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेविमीटर का, ठीक है। देखिए इस तरह से सभी महत्वपूर्ण टॉपिक संपन्न हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट के ऊपर, और टेस्ट के प्रश्न आपके सामने, इसको ध्यान से पढ़ें। पहला प्रश्न है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों कैसा होता है अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये काल्पनिक तथा सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो दोस्तों आधी होती है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, किस में मापा जाता है? प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोमीटर में, ठीक है। तो द्रव का आपेक्षिक जो घनत्व होता है, आपेक्षिक घनत्व, यह हाइड्रोमीटर में मेजर किया जाता है। उसके बाद देखें दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है, तो क्या लगा रहता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरे का जो अभिदृश्यक होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, बताएं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अवतल लेंस की भांति, ठीक है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, किस में मापी जाती है? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र है, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, तो दोस्तों ये हमने आपसे बताया था, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करें जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति या फिर उसमें आवाज़ जो भी हो उसको सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, कैसे की जाती है? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहाँ पर रखा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न आपसे बन सकता है। लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है, ठीक है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निकिल का प्रयोग, ठीक है। इसको भी हमने डिस्कस किया था। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी, निकिल का प्रयोग। उसके बाद अमोनिया गैस बनाने की जो हैबर विधि है उसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौह-चूड़, ठीक है। तो अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में लौह-चूड़ उत्पादक का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु रखी होती है। तो वस्तु की स्थिति क्या होती है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो वस्तु से उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ध्रुवों पर बनेगा, सीधा और ध्रुव के बीच? तो सीधा और, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न नंबर 20 देखिए, रक्तदाब किस यंत्र में मापा जाता है? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ट्रांसफार्मर का क्रूड बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों? जो आपके गांव में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नर्म लोहा का, ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, किस में प्रयोग होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर का? इसका राइट आंसर क्या होगा? एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर। इसमें देखिए क्या है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? अभी हमने आपको बताया था, हाइड्रोफोन कहलाता है ना। 25 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, बताएं। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डायनमो में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों बताइए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?
प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विद्युत मोटर। ठीक है, ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डायनमो। ठीक है, तो डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बैटरी में। ठीक है, और इसके ऊपर हमने बात कर लिया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बताएं। हमने इसके ऊपर बात किया, विद्युत मोटर। उसके बाद अन्य प्रश्नों को देखिए। जो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल एसी में। ठीक है, आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए है, केवल एसी में। ठीक है, बी गलती से ऊपर चला गया है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रासायनिक। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलाव करता है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इस तरह से आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अगर आप सेशन के लास्ट तक बने रहे और सेशन आपको पसंद आए तो सेशन में फीडबैक दीजिएगा। आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।